नमस्कार। याद करिए, जन लोकपाल बिल के लिए जो आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था? करप्शन के लिए। यूपीए लेड सरकार में उस समय एक से करप्शन सामने आ रहे थे। प्रमुख है उसमें से 2G स्कैम, जो 1,76,000 करोड़ का था। दुख की बात यह है कि इतने बड़े स्कैम हुआ ही नहीं, ऐसा लास्ट में प्रूफ हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ जो भी सबूत प्रूफ किए गए उसमें कोई सीक्वेंस नहीं था प्रूफों के, और उसमें बीच बीच में से मतलब मेल प्रैक्टिस्ड कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया गया था, ऐसा सामने आया है। उसका पहले हुआ और भी कोलगेट घोटाला, उसके बाद हुआ आपका पोस्टल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, ये सब तो प्रमुख है, और छोटे छोटे ना जाने कितने हुए। तो लोग त्रस्त आ गए थे, लास्ट में जाके एनडीए को बहुमत से लाया गया। उस समय सभी स्कीमों में खाने की एक प्लानिंग चल रही थी, किस प्रोजेक्ट में कौन सा नेता कितना खा ले। एनडीए आया भरोसा के साथ, लेकिन इसमें अभी रिसेंटली जो हाल ही में आया इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, मैं सो घोटाला नहीं बोलूँगा, क्योंकि दूसरे स्कीमों में खाया जाता है, प्रोजेक्टों में खाया जाता है। ये प्रोजेक्ट ही बना था खाने के लिए। इसमें से हजारों करोड़, मोर देन 8,000 करोड़ एक सरकार को आती है। अभी आप सोचेंगे इसमें, अब मीडिया तो शांत है, लेकिन देश के लोग बीजेपी को उंगली कर रहा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसा खाने वाला पार्टी है। लेकिन देश के लोग साथ में ये भी भूल गए हैं कि बाकी जो पार्टियां बची थी, तृणमूल, कांग्रेस और भी छोटे मोटे पार्टी, इन लोगों के पास भी पैसा आया है। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च हुआ था, उसी समय देश के जनता को समझ में आ गया था कि ये पैसा खाने की एक प्लानिंग है, क्योंकि लोग तो फालतू में पैसा देगा नहीं। कोई कहीं पे भी एक शमशान में भी कुछ बेंच गिफ्ट करता है, पंखा देता है, फ्रिज देता है, कूलर देता है, उसमें नाम लिखा था। लेकिन इसमें बिना कुछ बोले हजारों करोड़, 100 करोड़ आदमी के घर के द्वारे पे छोड़ के जाएगा, ये महान नॉनसेंस एक लॉजिक है। तो ये तो लोग जान गए कि गड़बड़ है, और जब लॉन्च हुआ था तभी समय ही लोग समझ गए थे, लेकिन इसको प्रूफ होने में समय लग गया। अभी आप सोचो इतना दिन क्यों लग गए? क्योंकि इतने समय काल के अंदर कांग्रेस, तृणमूल और बाकी जो पार्टियां थे, इन लोगों के बीच जो पैसा आया, कलेक्शन हुआ, तो उन लोगों को समझ में आ गया कि मेरे को तो इतना आया है। और इतने दिनों के अंदर अपर लेवल में इंफॉर्मेशन कैसे ना कैसे पास हो ही जाती है कि किस पार्टी को लगभग कितना आया होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन लोग एस्टिमेट करके देखा कि ऐसा है, तब जाके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। ठीक है, मान लिया बीजेपी गड़बड़ है, लेकिन बाकी सरकार भी तो ऐसे ही है। एक कहावत है, मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। आज ये जो पार्टियों से सम्मिलित एक गुट बना है, ये अगर आता है, छटे हुए लोग जो अपने सर्वाइवल इशू में जी रहा है, जो वो खत्म ना हो जाए, उसकी पॉलिटिकल करियर खत्म ना हो जाए बीजेपी के द्वारा, सर्वाइवल इशू में बहुत सारे कारणों से इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों के भी नैतिक मान कहाँ तक सही है, ये एक बात है, क्योंकि उन लोगों की पास हिस्ट्री भी आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। और वर्तमान जो सरकार है, जो सत्ता है, वो भी किस तरीके से दूसरे पार्टियों के लोगों को लेके बोलते हैं ना, अभी एक स्लोगन चल रहा है कि वॉशिंग मशीन में डालो, धुल के निकल जाएगा बीजेपी में। नितिन गडकरी भी हंसते हंसते इसका एक सरकास्टिक जोक के रूप में बोले थे इसका आंसर में। तो हंसने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। तो आप एक तरफ जाओगे कुआं, दूसरी तरफ जाओगे तो खाई है, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। इस कंडीशन में क्या भारत के 142-43 करोड़ लोगों के पास और कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है? वो क्या इसी तरीके से पिछले 70 साल, आने वाला 100 साल ऐसे जिएगा कि हमको चुनना है उन दोनों में से कोई एक, या उन तीनों में से कोई एक जो कम करप्टेड हो? क्या भारत की लोगों की डेस्टिनी ऐसे ही डिसाइड होगी? नहीं होना चाहिए ना। ये कैसे दूर कर सकते हैं हम लोग? और आज हम लोग कल एक रैली थी रामलीला मैदान में, ऑल इंडिया गठबंधन का। उसमें दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ कोई प्रूफ तो अभी तक साबित नहीं हुआ है, शायद नहीं भी हो, लेकिन उनके वाइफ ने उनके तरफ से एक मैसेज पढ़ा। उसमें से कुछ चीज़ तो अच्छा था। स्वामीनाथन जो कमेटी थी, उसके हिसाब से एमएसपी डिसाइड की जाएगी, एक बहुत ही किसानों की फेवर में ये चीज़ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बोले कि गरीब जो लोग हैं उन लोगों को क्या है कि मुफ्त में बिजली दी जाएगी। मैं बोलता हूँ ये फिर से मुफ्त देने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि लोगों को बिजली खरीदने की औकात हम पैदा कर देंगे? मुफ्त की बात क्यों आ रही है? चलो मान सकते हैं फिलहाल में ऐसा, लेकिन जहाँ पे मुफ्त में कोई भी चीज दिया जाता है उसकी अपव्यवहार होता है और वो चोरी भी होती है। मतलब पहले जैसे हुकिंग करके लोग बिजली लेते थे, मुफ्त में मिलने से भी लगभग वैसा ही है। तो जब कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है ना तो उसकी वैल्यूएशन नहीं होती है। तो आप पैदा करो कैपेसिटी, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, और जो तथाकथित जो हिंदुत्व लेके चलने वाली बीजेपी लेड सरकार है, अगर आप भारत के सब लोग को हिंदू भी बना डालोगे, कोई दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं भी रहेगा, तो भी क्या भारत के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? क्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगा? नहीं, तब भी वर्ण व्यवस्था रहेगी, गरीबी रहेगी, भूखमरी रहेगी। कि आप 10 राम मंदिर और बना के या दूसरा और कोई वैष्णो देवी कुछ भी मंदिर बना के वहाँ पे फूल माला बेच के, गार्डन बेच के, यही सब लॉजिक दोगे मीडिया की तरफ से कि भाई लोग की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इस तरीके से मंदिरों में दुकान ला के सॉल्व होगा? नहीं हो सकता ना। आप तो लॉजिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो भारत के पास ऑल्टरनेटिव क्या है? भारत के पास ऑल्टरनेटिव रहना चाहिए, तो है क्या? हम लोग बहुत ही भाग्यवान है कि वो व्यक्ति जो विश्व के वंदित गुरु के रूप में श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रूप में, और वही फिलोसोफर के रूप में श्री प्रभात रंजन सरकार जी के नाम से प्रमुख है पूरे विश्व में, उनका दिया हुआ थ्योरी है कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक थ्योरी, प्रोट, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, या हिंदी में संस्कृत में प्रगतिशील उपयोग तत्व। इसके आधार पर उन्होंने एक नहीं बहुत सारी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसके तहत हम भारत के कल्चर को, भारत के इकोनॉमी को, भारत की डेमोक्रेसी को हम उत्कृष्ट कर सकते हैं, और एक भारत के हर जनता को एक लिविंग स्टैंडर्ड दे सकते हैं। आज भारत के हर लोग जानते हैं कि गरीबी हटाओ, है ना। सरकार पहले से ही नारा लगाता है कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाओ ये क्या काफ़ी है, या अमीरी जो है, अमीरी की एक रेखा डिसाइड होना भी जरूरी है। गरीबी रेखा को तो डिसाइड कर दिया, मिनिमम 27,000 ऊपर नीचे कुछ रहता है अलग अलग लेबर क्लास के हिसाब से, लेकिन अमीरी उसका क्या है? बिलियन ऑफ डॉलर कमाने के बाद भी लोग और कमा सकता है, इसमें कोई क्या चेक नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई होराइजन नहीं होना चाहिए? क्या पैसा धन दौलत एक अनलिमिटेड रिसोर्स है क्या? तो उस कंडीशन में कोई भी इंसान अगर करोड़ों करोड़ बिलियन ऑफ डॉलर का मालिक बन के बैठा रहे, तो दूसरे हिस्से का पैसा उसके पास जा रहा है, दूसरे लोग गरीब बन रहा है। उस कंडीशन में भारत की जो सरकार है, या जो एक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी या गवर्नेंस है, इसका क्या रोल प्ले होगा? क्या उसमें कोई चेक पॉइंट नहीं रहना चाहिए? तो गरीबी हटाओ ठीक है, लेकिन अमीरी रेखा भी डिसाइड करो, एक ऊपर और नीचे का एक बीच का लेवल होना चाहिए। और इतना ही क्यों, आज 27,000 रुपया, 28, 30, 35,000 रुपया कोई भी परिवार क्या चल सकता है? इसको मिनिमम करो। 5 लाख एक स्लैब रखा गया इनकम टैक्स लेवल पे कि उसका नीचे आएगा टैक्स नहीं है, तो कम से कम आधा, 2.5 लाख, कम से कम इतना तो करो कि 2 लाख का नीचे जो भी लोग का परिवार है उसको गरीबी रेखा में मानेंगे, और गरीबी रेखा को धीरे धीरे ऊपर उठा के गरीबी रेखा ही मिटा देंगे, गरीबी की सिस्टम ही मिटा देंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना है। इसलिए भारत के जनता को चाहिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हम लोग हैं, पॉलिटिकली डेमोक्रेट बहुत सारे और कंट्री है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और भी बहुत सारे कंट्री है। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी आज तक अगर भारत में रहता तो वो भी वोटिंग सिस्टम कर दिया होता कि इस लॉर्ड को चुनना है कि उस लॉर्ड को चुनना है, ठीक है, ऐसे ही रहता है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारा प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हम अल्टीमेटली जाके इस करप्टेड पार्टी या उस करप्टेड पार्टी को ही चुनेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हम लोग को चाहिए, आर्थिक स्वाधीनता हम लोग को चाहिए, और उसके लिए चाहिए डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। आज भारत की पॉलिसी मेकिंग ही हो रहा है सेंट्रल में बैठ के, जो मिट्टी है ग्राउंड लेवल पर लोगों को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरा चीज, ऊपर से फाइनेंस की स्रोत आ रही है। तीसरा चीज, जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में भी माइग्रेट लेबर की हम लोग, पूरा भारत माइग्रेट लेबर ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी माइग्रेशन में ही है, वो जरूरी है, और स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो कुछ ही लोग है, 5-10% ही है, बाकी जो 90% लोग है, जो लोग कोई भी कमा खा रहा है। लेबर अब देखो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से साउथ में इधर आ जाते हैं। यहाँ के बिजनेसमैन दूसरे जगह चला जाता है। तो आप जब 2 चूल्हा मेंटेन करोगे तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, उसकी लिविंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसको कैसे आप सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ लेबर को बंद करना है, ताकि कहीं डेफिसिट लेबर पैदा ना हो, कहीं सरप्लस लेबर पैदा ना हो। आज मुंबई में एक हब हो गया है
क्राउड हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फैक्ट्री बना हुआ है, तो वहाँ पे लोग लेबर के लिए आ रहा है। गुजरात में हो गया है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब बन गया है। तो इंडस्ट्रियल हब बना है, यहाँ पे लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, लेबर करने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन लेबर तो लेबर ही रह गया ना, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड, कोई मॉनिटर किया हुआ कोई पॉलिसी तो सरकार का बनी नहीं है। तो हर इकोनॉमिक जोन को श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने भारत को 44 समाज में बांटा इकोनॉमिक जोन के आधार पे, जहाँ पे हर स्टेट की डेमोग्राफिक जो इम्पोर्टेंस है, उसमें क्लाइमेट है, लोगों की भाषा है, बोलचाल, लाइफस्टाइल, हर चीज की तरफ से देख के वहाँ पे जो वायबल इकोनॉमिक पॉलिसी है हर जोन की, उसके तहत वहाँ के लोग अपने एरिया में रह के कैसे कमा खा पाए, उसको माइग्रेशन का सफरिंग ना करना पड़े, उसकी पैसा हाथ में पैदा हो, हाथ में रहे, उल्टा वो इम्पोर्ट कर पाए। इस तरीके से भारत को ही नहीं पूरे दुनिया को ही किया है, लेकिन मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली भारत का बात करूंगा। भारत को इकोनॉमिकली वायबल होने का एक पॉलिसी उन्होंने दिखाया। आज भारत के जनता को चाहिए उनका दिया हुआ प्राउड थ्योरी, जो वर्ल्ड के डिफरेंट स्कॉलर लोग, फिलोसोफर लोग, विशेष करके इकोनॉमिस्ट लोग पढ़ रहे हैं, उसको पढ़े, जाने, समझे और अपने अपने एरिया को, ये जो डिफरेंसेस है, कास्टिज्म, डिफरेंट टाइप की और भी इनइक्वालिटीज है जो मैन मेड है, इसको भूल के सबसे पहले हमें इकोनॉमिकली वायबल होना है, फिनेंशियली वायबल होना है, इस चीज़ को अंडरस्टूड करें। जो ना धर्म की पतंग उड़ाने से पेट में भोजन नहीं घुसेगा, ये आदमी को आज समझना पड़ेगा। इसलिए लोगों को इकोनॉमिकली वायबल होने के लिए इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना जरूरी है, जिसके लिए लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना, लोकल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कोऑपरेटिव पॉलिसी। कोऑपरेटिव के तहत आदमी अपने ही एरिया में प्रोड्यूस कर सकता है। डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव हो सकता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो सकता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव हो सकता है, बैंकिंग कोऑपरेटिव हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है। मैं यहाँ पे इस थ्योरी को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मेरे द्वारा एक वीडियो में या किसी भी 10 वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ किस तरीके से हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए। ये तथाकथित जो सरा गला एक मामात से भरा हुआ हम लोग एक डेमोक्रेसी देख रहे हैं, जहाँ पर भारत के लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वहाँ पे श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने एक ऐसा पॉलिसी दिया, एक ऐसा थ्योरी दिया जिसके तहत भारत रियली सर्वाइव कर सके, हंसी खुशी जी सके। और हम लोगों को चाहिए कि अपने सर्वाइवल के लिए हम उस थ्योरी को जाने, पढ़े, समझे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने इकोनॉमिक जोन के आधार पे अपना अपना पॉलिसी बनाए। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बिना आप यकीन करो भारत और 500 साल भी इन पॉलिटिकल डेमोक्रेट कंट्री रहेगा। हमारी लाइफस्टाइल 19 से 20 होगा, लेकिन आप लोग EMI पे जिएंगे, लोन पे जिएंगे, उधारी पे जिएंगे और करप्शन की मार खाते हुए जिएंगे। हमारा कोई उन्नति नहीं हो सकता कॉमन जनता की। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने भलाई के लिए, देश को उन्नत करने के लिए श्री प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा दिया हुआ, उनके द्वारा प्रतिपादित प्राउड प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, इस थ्योरी को, इस इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी को आप लोग पढ़ें, समझें, डिस्कस करें, इसका क्लब बनाएं। इसके किताब के लिए आप लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के जो पब्लिकेशन है वहाँ पे संपर्क करें और इसके अकॉर्डिंग आप लोग पॉलिसी बनाए किस तरीके से लोकल इकोनॉमी का हम लोग सर्वाइव कर पाए, ताकि माइग्रेशन ऑफ लेबर रुके। हमारे पास जो इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है फिनेंशियल दृष्टिकोण से, और एक चीज़ है कि यहाँ से आप महाराष्ट्र जा रहे हो, कहीं से आप कहीं जा रहे हो, तो वहाँ पे जाके भी एक सोशल इनइक्वालिटी हम लोग को झेलना पड़ता है, जो कि लेबर क्लास का रूप में लोग देखते हैं। और उसके साथ हम लोग के क्या होता है, लाइफस्टाइल की स्टैंडर्ड के साथ साथ हम सोसाइटी का जो मेन फ्लो है, वहाँ की लोकल सोसाइटी का जो मेन फ्लो है, उसके साथ मिल नहीं सकते। इसलिए जो लेबर है उन लोगों के मन में एक दुख रहता है, क्योंकि हम घर में तो रहते नहीं, लोकल कल्चर से दूर है, और जिस कल्चर में हम गए हैं वहाँ के लोग भी हमको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते। उसका पीछे बहुत कारण होगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये एक कारण है, इसलिए हम लोगों को इस थ्योरी को जानना ही चाहिए। ये वीडियो को अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।